हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल हजर नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि हॉस्पिटल क्या है। ये मेरा पहला वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। आज हम देखेंगे हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमने कहाँ जाना है, किस डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लेना है, उनकी कंप्लेंट्स क्या है और उनकी कंप्लेंट से रिलेटेड उन्हें किस हॉस्पिटल में जाना है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स कुछ और होती है और वो डॉक्टर कोई और चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल क्या है और हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज होती है, हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या होते हैं और हॉस्पिटल को कैसे किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, हॉस्पिटल का ओनरशिप कौन देखता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल की डेफिनेशन से। तो हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। अब कंप्लीट हेल्थ केयर में क्या आ जाती है? बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव एंड आउट पेशेंट सर्विसेज। अब आउट पेशेंट सर्विसेज जो क्लिनिक्स होते हैं, जो ओपीडीज होती है, रीच टू द फैमिली एंड इट्स एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली को तक के भी पहुंचते हैं और एनवायरमेंटल सर्विसेज भी होती है। The hospital is also a center of training of health workers and the biosocial worker. अब हॉस्पिटल क्या है? एक सेंटर होता है स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भी, ताकि सर्टिफाइड वर्कर उस हॉस्पिटल में काम कर सके जो एलिजिबल हो वहाँ काम करने के लिए, एंड बायोसोशल वर्कर। सो ये आज हमने देखा है हॉस्पिटल की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे हॉस्पिटल को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उसके फंक्शन, वो किस तरीके से फंक्शन होता है, वहाँ क्या क्या सहूलतें होती है, ये अब हम अगली पार्ट में देखेंगे। पहले हमने देखा था कि हॉस्पिटल क्या होता है और हॉस्पिटल किस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसको क्लासिफाइड करने के लिए ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं आपको पहले पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। क्लिनिकल बेसिक। क्लिनिकल बेसिक एक्चुअली क्या होता है ना, कि हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर्स के भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी होते हैं, वॉलंटरी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, नर्सिंग होम्स भी होते हैं। तो इस तरह उसको क्लिनिकल बेसिक पे, कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो अपने हिसाब से चलेगा, प्राइवेट सेक्टर है तो वो अपने हिसाब से चलेगा, नर्सिंग होम है तो वो अपने हिसाब से चलेगा। अब इसको ओन कौन करता है, इसका ओनरशिप किसके पास होता है? गवर्नमेंट सेक्टर का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगा, प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में होगा। टीचिंग, और अब हम इसको डिटेल्स में भी देखेंगे थोड़ा सा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टेटस होता है कि टीचिंग हॉस्पिटल से जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेज से अटैच होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, सिटीज़ के लेवल पे होती है। और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज अटैच नहीं होते। एज पर साइज होता है कि इसमें एज पर साइज में हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कितने बेडेड का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो वो कितने बेडेड होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल, सिटीज़ में है तो वो कितने बेडेड होना चाहिए, एज पर पॉपुलेशन के ऊपर में डिपेंड होता है। और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए एज पर स्टूडेंट के बेसिक पे वो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। और एज पर साइज जो है ये पॉपुलेशन के बेस पे बनाए जाते हैं, कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो जाहिर बात है वहाँ पे पेशेंट्स भी ज़्यादा होंगे, तो उनके हिसाब से हॉस्पिटल भी बड़ा होना चाहिए। सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है ना, कि यहाँ पे पेशेंट को चॉइसेस दी जाती है कि वो अपने लिए कौन सा मेडिसिन चूज कर सकता है। जैसे अगर पेशेंट एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहता है और उसको एलोपैथिक नहीं चाहिए, जैसे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैसा है कि एलोपैथिक मेडिसिन आता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है, होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, यूनानी मेडिसिन आता है और नेचुरोपैथी भी आता है। तो अब यहाँ पे चॉइस दी गई है पेशेंट को कि पेशेंट कौन से मेडिसिन लेना चाहता है, उसके लिए वो क्या बेनिफिट है वो खुद डिसाइड करता है। अगर उसे चाहिए एलोपैथिक तो वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाएगा, अगर उसे चाहिए आयुर्वेदिक तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएगा। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। देखा था कि हॉस्पिटल भी देखा था, हॉस्पिटल को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है हमने वो भी देखा था। और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला पार्ट था क्लिनिकल बेसिस, अभी हम वो देखेंगे। तो क्लिनिकल बेसिस में एक्चुअली क्या आता है ना, कि जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है। अब जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है कि जनरल हॉस्पिटल में ऑल टाइप ऑफ द डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है, चाहे वो निमोनिया का हो, चाहे वो कॉलेरा का हो, जो भी हो उसको बेसिक ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है, अगर फैसिलिटीज है तो ठीक है।
अब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है और वो उस स्पेशलाइज्ड डिसीज के लिए पर्टिकुलर बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आई हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है, कार्डियक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। तो ये जो होते हैं ना कि कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे होते हैं पेशेंट्स, तो उनके हिसाब से वो सहूलतें वहाँ अवेलेबल होती है। अब जैसे कार्डियक हॉस्पिटल है, तो कार्डियक हॉस्पिटल के लिए कार्डियक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक स्पेशल नर्सेस और स्पेशल स्टाफ, परफ्यूशनिस्ट, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है और उस डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जो आर्टिकल्स की जरूरत होती है, वो वहाँ पे अवेलेबल की जाती है। आइसोलेशन हॉस्पिटल क्या होता है कि आइसोलेशन हॉस्पिटल में पेशेंट को आइसोलेट करने की सारी सहूलत होती है ताकि वो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना लगे, जिसमें आते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोरोना हो गया जिसमें अभी आया था एपिडेमिक, और एपिडेमिक डिसीजेस होती है। जस्टिफिकेशन के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टेटस। अब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टेटस में क्या होता है कि जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से अटैच है वो टीचिंग में चले जाते हैं, जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से अटैच नहीं है वो नॉन टीचिंग में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को क्या जरूरत होती है, उनको लर्न करने की जरूरत होती है, उनको सीखने की जरूरत होती है। तो टीचिंग हॉस्पिटल्स अगर है तो वो वहीं के पेशेंट की केसेस लेते हैं, टीच करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। तो इस तरीके से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टेटस की बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल में ये चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंगली साइज। अब अकॉर्डिंगली साइज में क्या होता है कि टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, तालुका हॉस्पिटल्स आते हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। अब टीचिंग हॉस्पिटल कम से कम कितने बेडेड होना चाहिए, वो 500 बेडेड होना चाहिए एज पर स्टूडेंट। अब ये बेड की कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है कि आपके पास मेडिकल कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट को टीचिंग हॉस्पिटल क्यों जरूरी है, ताकि एक लेक्चरर को वहां जाके लेक्चर देने में आसानी हो, डायरेक्ट पेशेंट को एग्जामिन करने में आसानी हो, और स्टूडेंट को भी आसानी हो, कॉलेज से लेके तो हॉस्पिटल आने जाने का डिस्टेंस भी उनके लिए कंफर्टेबल हो, ताकि वो एक से ज्यादा मर्तबा जा सके, पेशेंट को विजिट दे सके, पेशेंट से हिस्ट्री ले सके और वो केस स्टडी को कलेक्ट कर सके। तो इस तरह से हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल से कुछ लर्न करते हैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए, और इस तरह से लेक्चरर को भी आसानी होती है आने जाने के लिए। तो इस तरह ये जो टीचिंग हॉस्पिटल है ये 500 बेड का भी होना चाहिए मिनिमम कैपेसिटी, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स कितने हैं आपके उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर में डिपेंड्स होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसका बेड स्ट्रेंथ होता है मिनिमम 200 से शुरू होता है, और 200 से लेके ये बढ़ भी सकता है, 300 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। उस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर में डिपेंड होता है। तालुका हॉस्पिटल क्या होता है कि तालुका हॉस्पिटल में भी कम से कम मिनिमम 50 बेड होना चाहिए, और ये डिपेंड होता है पॉपुलेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर बात है बेड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। पीएचसी में क्या होता है कि 6 बेडेड होता है, 6 बेडेड हॉस्पिटल होता है, और ये कैन बी इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी नीड्स के ऊपर में, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलता ही एक मिनिमम 3000 से मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10,000 की है तो जाहिर बात है आपको पेशेंट की वहाँ की पॉपुलेशन की नीड्स के हिसाब से आपको बेड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और थोड़ी सी सर्विस भी वहाँ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होता है अकॉर्डिंगली साइज हॉस्पिटल को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट हमने देखे थे उसमें ये सेकंड पार्ट है कि ओनरशिप कैसे होती है। अभी पहले तो हमने देखे कि क्लिनिकल बेसिक पे क्लासिफाइड हो गया था, अब हम देख रहे हैं ओनरशिप में क्या होता है कि उसके भी 4 पॉइंट्स है। एक तो पब्लिक हॉस्पिटल है, वॉलंटरी हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। अब पब्लिक हॉस्पिटल्स में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं और उसको कौन ऑन करता है। पब्लिक हॉस्पिटल में आता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब आ जाता है फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टेट लेवल पे जैसे जे हॉस्पिटल हो गया है ना, इस तरीके से। फिर आता है लोकल बॉडीज में सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, तो ये सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में आते हैं, सारे पब्लिक हॉस्पिटल में आते हैं। उसके बाद में और पब्लिक हॉस्पिटल में जो है वो सारी गवर्नमेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो नियर टू फ्री ऑफ द अमाउंट में होती है।
अब वॉलेंट्री हॉस्पिटल क्या होता है कि वॉलेंट्री हॉस्पिटल में कुछ पार्ट पब्लिक का भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट भी जो है तो उनको कुछ हेल्प करती है, जैसे आप देखेंगे टाटा मेमोरियल है, आप देखेंगे इंदिरा गांधी मेयर मेमोरियल है, आप देखेंगे राजीव गांधी मेयर मेमोरियल है। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 और 1860 के बेसिक पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं और ट्रस्ट के बेसिक पे होते हैं। वो एक लाइक हम ट्रस्ट चलाती है इस हॉस्पिटल को। अब प्राइवेट, अब जब ट्रस्ट जब बड़ी हो जाती है ना तो फिर इतने हॉस्पिटल बड़ा हो जाता है कि उसको गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है और गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। लाइक हम बोल सकते हैं उसको कि सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप जैसे कि कंसल्टेशन फीस है, अगर आप कहीं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाएंगे 200 है तो यहाँ पे 100 मिलेगी। सोनोग्राफी के रेट्स अगर आपको बाहर 2000 मिलेंगे तो यहाँ पे 1000 मिलेंगी। तो इस तरह से हर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो है उनको सहूलत दी जाती है। गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पार्ट में मदद करती है, जैसे सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम बोल सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल ये कंप्लीटली ओन करता है, या तो ये रन होता है रन बाय द वन डॉक्टर, आइदर द ग्रुप ऑफ द डॉक्टर। आइदर मतलब कैसा होता है कि एक तो वो इतना अगर पैसा है एक डॉक्टर के पास में कि जो वो एक हॉस्पिटल बना सकता है तो वो खुद ही ओन करता है। लेकिन जब देखते हैं कि भाई उसके पास में ये भी पेशेंट आ रहा है, ये भी पेशेंट आ रहा है, ये भी पेशेंट आ रहा है, वो चाहता है कि ये हमारा पेशेंट हमारे पास रहे, हमारा पेशेंट कहीं और ना जाए। अब उसको जिस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं तो उस तरीके के डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, या तो वो अपॉइंट करता है या तो फिर उस डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल पे अटैच कर लेता है। तो ऐसा होता है कि एक से एक डॉक्टर अटैच हो जाता है, दूसरा डॉक्टर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ डॉक्टर वो मिलके उस हॉस्पिटल को, एक छोटे हॉस्पिटल को वो बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम्स जो है वो या तो एक डॉक्टर रन करते हैं या तो ग्रुप ऑफ डॉक्टर रन करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नर्सिंग होम्स का जो ट्रीटमेंट है, जो स्टे है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से एक मिडिल क्लास के लोग इसको अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो मिडिल क्लास के लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं देते प्रीफर नहीं करते। अब कारपोरेट हॉस्पिटल क्या होता है? कारपोरेट हॉस्पिटल होता है ये कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के एक्ट के बेसिक पे बनाए जाते हैं। जैसे जो कंपनी से अटैच होते हैं हॉस्पिटल, जैसे देखिए धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल हो गया है, फिर हम देखेंगे रिलायंस हॉस्पिटल हो गया, फिर हम देखेंगे अडानी के हॉस्पिटल्स हो गए, फिर हम देखेंगे कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपने स्टाफ के लिए हॉस्पिटल्स बनाती हैं। तो ये आ जाता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से ओनरशिप डिवाइड होती है प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की और वॉलेंट्री हॉस्पिटल की। इस क्लासिफिकेशन का जो 5th पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या आएगा हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले तो आता है कि एलोपैथिक आ जाता है, एलोपैथिक। उसके बाद आ जाता है दूसरा आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक। तीसरा आ जाता है होम्योपैथिक, होम्योपैथिक। चौथा आ जाता है यूनानी, यूनानी। और पांचवा आ जाता है नेचुरोपैथी। ठीक है, नेचुरोपैथिक। अब इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को की चॉइस होती है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहता है। अगर कोई पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है तो जाहिर बात है एक्यूट कंडीशन में यूनानी मेडिसिन काम आने वाली नहीं है, या नेचुरोपैथी की मेडिसिन काम आने वाली नहीं है, होम्योपैथी की मेडिसिन भी काम आने वाली नहीं है। एक सडनली पेशेंट को अपेंडिक्साइटिस का पेन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो चूज करेंगे एलोपैथिक, जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो। लेकिन अब पेशेंट को एक स्किन डिसीज है और लॉन्ग टर्म की बीमारी है, उसको लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? वो चूज करेंगे या तो मैं आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लूँ, या तो मैं होम्योपैथिक का लूँ, या तो मैं यूनानी का लूँ। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कहाँ जाता है। एलोपैथिक के लिए क्या होता है कि अगर उसको एलोपैथिक का ही ट्रीटमेंट करना है तो वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाएगा। अगर आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट उसको चाहिए तो वो पर्टिकुलर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएगा। अगर होम्योपैथिक का लॉन्ग टर्म चाहिए 6 महीने से 1 साल का ट्रीटमेंट तो वो होम्योपैथिक के हॉस्पिटल में जाएगा। अगर उसको इस पर भी ट्रस्ट नहीं है और उसको चाहता है कि नहीं मेरे को यूनानी मेडिसिन चाहिए तो वो जाहिर बात है यूनानी मेडिकल शॉप से या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। अगर वो नेचुरोपैथिक पे ज्यादा बिलीव करता है तो वो नेचुरोपैथिक मेडिसिन पे जाएगा। तो पेशेंट को जिससे हीलिंग हो रही है, पेशेंट को जिससे रिकवरी हो रही है, वो उस हॉस्पिटल में जाके उस ट्रीटमेंट को प्रीफर करेगा। ये होता है सिस्टम ऑफ मेडिसिन।